इस समय अजीत पवार के साथ संख्या बल है, विधायक सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस समय अजीत पवार के साथ हैं, तो ये तो होना ही था। और जब विधायक उनके साथ ज़्यादा हैं तो इस समय पार्टी का अध्यक्ष पद वो खुद ही लेंगे, ये तो क्लियर था और ये प्रत्याशित नहीं था। और धीरे धीरे और भी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार दोनों ही जो गुट हैं, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, उनकी तरफ से शक्ति परीक्षण एक तरीके से दिखाया जा रहा था। जिस दिन से ये घटना हुई है, महाराष्ट्र में उथल पुथल मची है रविवार के दिन से, तभी से शरद पवार अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विधायकों को, सदस्यों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ ले सकें। लेकिन आज जिस तरीके से एक ही समय पर लगभग दोनों ही गुटों की जो बैठकें थी, उसमें ज़्यादा विधायक अजीत पवार के साथ दिखाई दिए। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो इस समय तटस्थ हैं या ऊहापोह की स्थिति में हैं। वो सब लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे से अजीत पवार के गुट में ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस समय सत्ता है, उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और जब संख्या बल ज़्यादा है उनके पास तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद है वो अपने पास ही रखेंगे। और ये बहुत बड़ा झटका है शरद पवार के लिए कि नेशनल सुप्रीमो जो थे अपनी पार्टी के, उन्होंने पार्टी अपने दम पर खड़ा की थी, आज अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया है। और ताज लैंड्स एंड बांद्रा में जो विधायकों की बैठक थी अजीत पवार गुट के, उसके बाद कुछ ही देर में अब ये जो घटनाक्रम है वो सामने आ रहा है। ये अनप्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अविनाश भी लगातार फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जैसे कि आशीष ने जानकारी दी है कि पहले से सब कुछ पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब आगे क्या होगा इस सबसे बड़ा सवाल, और शरद पवार क्या कहते हैं ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक उसी तरह यहाँ पे सारी चीजें आपको महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अजीत पवार जी के साथ में अब तक 31 विधायक थे जो कि ताजलैंड होटल में गए हुए हैं। उसके अलावा उनको सिर्फ 5 की संख्या और चाहिए। 5 की संख्या हुई तो उनका 36 संख्या हो जाएगा आराम से, जिसके बाद वो बहुमत सिद्ध कर लेंगे। इसके अलावा अब जो अन्य नेता भी हैं उनके साथ जो अभी रुके हुए हैं, वेट एंड वॉच में है कि कहीं ना कहीं अगर ये निर्णय हो जाता है कि अजीत पवार ही सर्वोसर्वा हैं अब, तो हम उस तरफ मुड़ जाते हैं। वो ये प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि शरद पवार जी का मान सम्मान भी बचा रहे और अजीत पवार जी के साथ में जाके सत्ता में काबिज भी हो जाएं। तो इस तरह के वो वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं। और ये तो जाना ही जा रहा था कि जैसे ही शरद पवार जी बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे तो अजीत पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगे। और इसको लेकर काफी उठापड़क पहले जरूर हुई थी, लेकिन ये पिक्चर साफ थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत इस पे सीधा सही सटीक बैठ रही। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी कि आशीष, अगर देखा जाए तो जैसा कि हमें शिवसेना के समय देखने को मिला था पॉलिटिकल ड्रामा, आने वाले समय में ये और सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में ये भी बताइए कि 2024 में इसका किस तौर पर असर देखने को मिल सकता है। आशीष, देखिए, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये चीज़ सभी को मालूम है, खासकर बीजेपी जो कि इस समय सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, उसको ये पता था। इसीलिए एक तरीके से पहले शिवसेना का उसने वर्टिकली 2 फाड़ में डिवाइड किया और उसके बाद एनसीपी। ये महाराष्ट्र की 2 सबसे बड़ी पार्टी थी, क्षेत्रीय दलों में ये सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसमें इस तरीके से वर्टिकल डिवाइड करना अपने आप में मादे की बात है। और इसके लिए मास्टरमाइंड के तौर पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन खास बात यह है, दूरगामी परिणाम की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हैं 2024 में, उसके अलावा विधानसभा चुनाव हैं, और खासकर मुंबई के लिए बीएमसी चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसका अच्छा खासा बजट होता है, किसी राज्य के बराबर का बजट होता है। इन सभी चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ शिवसेना की टीम उनके साथ है, बीजेपी के साथ, और अब एनसीपी में कद्दावर नेता न सिर्फ अजीत पवार बल्कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और तमाम जो ज़मीनी नेता हैं जिनकी एक मास लीडरशिप है, वो लोग अगर बीजेपी के साथ कोalition में दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो राहें हैं वो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं, विधानसभा के लिए भी, और उसके साथ साथ बीएमसी के लिए। बीएमसी आपको बता दूं, पिछले कई दशक से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का था, क्योंकि वो तब तक डिवाइड नहीं हुई थी पार्टी, और अब ये अलग होकर लड़ेंगे इस बार, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और खासकर जब अब ये एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो शायद उसके जो परिणाम होंगे वो इनके पक्ष में ही ज्यादातर जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ है। जी, एक सवाल ये भी है कि अब शरद पवार आगे क्या करने वाले, वो किस तरह से आगे, उनका क्या स्टैंड रहेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प और काफी महत्वपूर्ण। आपको क्या लगता है? देखिए, शरद पवार की टीम से बात हुई है, उनके प्रवक्ता हैं महेश तपासे, उन्होंने कहा है कि गांव-गांव आदिवासियों के बीच, युवाओं के बीच
बीच, आम जनता के बीच में शरद पवार जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे, जैसा कि शरद पवार ने पहले ही दिन बोला था कि ऐसा कई बार हुआ है और पार्टी वो अपने दम पर खड़ा कर सकते हैं, उन्हें जनता पर भरोसा है, युवाओं पर भरोसा है। लेकिन आप ये समझिए कि मास्टरमाइंड ऐसा ही नहीं कहा जाता, चाणक्य ऐसा ही नहीं कहा जाता। वो जो सिंपैथी राजनीति है, इमोशनल राजनीति, वो करने के लिए माहिर जाने जाते हैं। चाहे वो 2019 के समय विधानसभा चुनाव के समय पानी गिर रहा है और उस बीच में अकेले स्टेज पे दिख रहे हैं कुछ नेताओं के साथ शरद पवार, जिसकी वजह से जो वोटर टर्नआउट है एनसीपी की तरफ वो काफ़ी हुआ था और इस वजह से आज जो विधायक हैं एनसीपी के वो दिख रहे हैं। और उसके बाद कुछ ही दिनों पहले जैसे सुप्रीमो पद से, अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कैसे एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए पूरी पार्टी के सदस्यों, नेताओं को एकजुट किया था और उन्हें लगा था कि ये स्मूथ जो एक ट्रांसफर होगा पावर पॉलिटिक्स का और उनकी बेटी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा या कार्यकारी अध्यक्ष, वो चीज़ होगी। वो सब चीज़ें अब आगे और ज़्यादा पावर के साथ वो यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शरद पवार भले ही 84 साल के हो गए हैं लेकिन 84 के साथ उनका अनुभव भी ज़बरदस्त है और वो यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को। और खासकर टारगेट में बीजेपी होगी, ये भी आपको बता दें, क्योंकि उनके बयानों से आज भी आप देख रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से भी आप देख रहे हैं कि मोदी और शाह और बाकी बीजेपी के जो लोग हैं वो टारगेट में हैं। जी अविनाश, क्योंकि एक और बड़ी खबर यहाँ पर लगातार ही मिल रही है कि अजित पवार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक याचिका दी गई है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि 31 विधायकों को एक साथ में ले जाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि कभी भी इलेक्शन कमीशन के जो प्रावधान है, जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसमें कभी भी परेड कराने वाली बात सामने आ सकती है। तो इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अब ये अगर इनको परेड कराना हुआ तो 31 तो इनके पास है ऑलरेडी, और जो भी वेट एंड वॉच में है उनको लेके कहीं ना कहीं परेड करा के सम्मिलित करके और चिन्ह को, पार्टी को सब अपने फेवर में लेंगे। जो कि इससे पहले अब ये भी सामने आ चुका है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी को बनाया गया है अजित पवार के गुट की तरफ से। तो अब ये निकेन प्रकार फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा पार्टी पे पूर्ण रूप से कब्जा करने का वो कोई भी पैतरा अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जी आशीष, वेट एंड वॉच की स्थिति जिसके बारे में जानकारी लगातार अविनाश भी दे रहे हैं, कब तक ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, वेट एंड वॉच तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीच के कुछ विधायक हैं जो ना अभी शरद पवार के साथ हैं ना अजीत पवार के साथ आए हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सत्ता जिसकी तरफ होती है, हमने पहले भी देखा है कि शिवसेना में जब वो पार्टी डिवाइड हुई तो कई सारे नेता ऐसे थे जो शुरुआत में आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन धीरे धीरे आज तक ऐसे लोग हैं, सांसद हों, विधायक हों और इवन लोकल लेवल पे नेता, वो जुड़ते गए। क्योंकि सत्ता के साथ जब आप रहते हैं तो आपको लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में आपको फायदा ही होगा। और इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उस कोalition को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, आपको जनता के बीच में जाने में भी फायदा होगा और वो भविष्य भी आप जनता को ये दिखा सकते हैं कि हमारी सत्ता है, केंद्र में हमारे राज्य में सत्ता है, तो हम आपके लिए ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हर कोई ये कोशिश करेगा कि अजीत पवार के साथ हो इस समय, और न सिर्फ अजीत पवार, इसमें मुख्य चेहरा तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की ये शहमात का गेम है, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए वेंजेंस का गेम है, बदला लेने की राजनीति है। शिवसेना को पूरी तरीके से तोड़ दिया इस समय शरद पवार, जो कि सबसे बड़े छत्रप थे, सबसे बड़े मास्टरमाइंड कहा जाता था, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। उनकी पार्टी को तोड़ दिया है, इतनी पुरानी पार्टी को। उनके चाल के बारे में हम बात करते थे, उनकी गुगलीज के बारे में बात करते थे, लेकिन आज जो गुगली है उस पर अजीत पवार, उनके भतीजा, वो ऐसा सिक्स मार रहे हैं कि बाउंड्री पार होती हुई दिखाई दे रही है। तो भविष्य जो है और जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है वो शरद पवार के लिए हो सकती है, अजीत पवार के लिए मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता की तरफ ज्यादातर विधायक जाने की कोशिश करेंगे। जी अविनाश, इस वक्त एनसीपी के 2 पावर सेंटर हैं। आने वाले समय में किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां और बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, अब तो कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि 2 पावर सेंटर बन चुके हैं, जहां एक तरफ बहुमत का पावर सेंटर है तो दूसरी तरफ बहुमत नहीं है। लेकिन अब ये जो पूरे राजकारण की इस प्रक्रिया यहाँ पे बन रही है, भविष्य में बीजेपी को फायदा दिख रहा है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। लेकिन वही एकनाथ शिंदे के गुट को, जो कि करंट में महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार में मामला हो या अन्य कार्यों को लेकर है। अब अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, वो भी एकनाथ शिंदे के गुट के लिए, जो पहले से अपेक्षा करके बैठे हुए हैं कि हमें ये मंत्री पद मिलेगा, वो मंत्री पद मिलेगा, अब उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रेक लगता नजर आ रहा है।
और आज उनका बाहर का दौरा था, इसीलिए वो शाम को सारे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए और आज शाम को बाकायदा वार्ता करेंगे अपने सभी विधायकों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से। संकट के बादल सबसे ज्यादा जो अब इस परिस्थिति में मंडराते हुए दिख रहे हैं वो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बीच में संजय राउत ने भी कहा था, जब हमने उनसे पूछा था कि अब एकनाथ शिंदे के कुछ कार्यकर्ता नाराज है, तो उनने व्यंग कहा था कि क्या नाराज है, वो तो गुलाम है, गुलाम को जहां लेके जाएंगे। तो संजय राउत तो लगातार कटाक्ष उस पर आता ही रहता है। तो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे मामले से सबसे बड़ा नुकसान जो उठाना पड़ेगा वो एकनाथ शिंदे यानी कि करंट जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आशीष अविनाश ये कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए खबर ये भी सामने आई थी कि अजित गुट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण विभाग यहां पर मांगे गए, जिसको लेकर के शिंदे काफी नाराज भी हुए थे। जी बिल्कुल, जब अजीत पवार आए रविवार के दिन, उनके पहले तो 9 के 9 लोगों को मिनिस्टर पद दे दिया गया। उसके बाद ये भी खबर है कि जो क्रीम मंत्रालय हैं वो उनकी पार्टी को मिल सकता है। ये सब बातें ऑलरेडी हो चुकी होंगी और यही सब सोच के अजीत पवार इस पार्टी में आए हैं। इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने तोड़ी है, तो ये तो क्लियर था। ये एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको पता नहीं थी, अप्रत्याशित नहीं है, उनको पता था। और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 2-3 महीनों से ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये हम भी बता रहे हैं और ये वहाँ के नेताओं को पहले पता चल जाती है। जब मीडिया को मालूम है तो आप नेताओं को तो पता ही होगी, ये भी उनको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर खाने शिंदे गुट के नेताओं की नाराज़गी है उसको लेकर इम्पॉर्टेंट ये है कि अमित शाह क्या करने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से उसको लेकर, ये तीनों लोगों को, देवेंद्र फडणवीस को भी एक तरीके से वो बड़ी पार्टी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला गया था, क्योंकि ये खुद उनके लिए चौंकाने वाला था। उसके बाद अब एक और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की टीम के लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उनकी पार्टी के लोगों को ज़्यादातर मंत्री पद का जो वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति बदल गई है जब से एनसीपी के लोग आए हैं। कहीं ना कहीं ये नाराजगी है वो बीजेपी के लिए बड़ी बात यहाँ पर क्लैश हो सकता है, ये भी एक कहना बात महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे एक छोटा सा ये भी है, क्योंकि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सुले कर रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रोफेशनल पर्सनल रिश्ता अलग होता है, यानी कि अजित पवार मेरे भाई हैं। लेकिन आज जो बयान निकलकर सामने आया, सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि पिताजी पर आरोप मत लगाइए, अजित पवार कह रहे हैं कि उस वक्त भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, कांग्रेस से किसी को मुख्यमंत्री बनाया था, यानी कि अब ये फूट परिवार तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, ये तो उस दिन भी क्लियर था, लेकिन हर कोई ये एक कोशिश कर रहा था, एक जगह छोड़ रहा था कि अगर कल को एक ऑप्शन मिलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, कुछ सुलह सुपाटा हो सके, तो उसके लिए एक जगह छोड़ने की हमेशा गुंजाइश छोड़ी जाती है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया क्योंकि आज एकदम आमने सामने हैं और यहाँ पर तो एक तरीके से शक्ति परीक्षण है और नंबर गेम वाली चीज़ें हैं और यहाँ पर क्लियर हो गया। अब तो अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा है, तो अब खुलकर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अंदर में जो कटुता थी वो हमेशा से रही होगी और ये चीज़ तो सर्वविदित है, हर किसी को पता है। लेकिन आज ये खुलकर सामने आ रही है क्योंकि आज नंबर गेम हो रहे हैं और आज अध्यक्ष पद से हटाए जा रहे हैं और इन सब चीज़ों के बाद में जो आप देख रहे हैं भविष्य वो ये हो रहा है। लेकिन इसके पहले जैसा कि आप पूछ रहे थे कि शिंदे गुट में जो नाराज़गी और इन सब चीज़ें, सबसे बड़ा मुखिया इस कोलिशन परिवार का है वो बीजेपी है और बीजेपी में भी अमित शाह और जो हर चीज़ का मास्टरमाइंड जाना जाता है जिनको, उनके ऊपर दारोमदार है कि कैसे अब इन 3 बड़ी पार्टीज़ को, बीजेपी, एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन तीनों को संतुष्ट करके इस सरकार को, ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसको आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है आशीष, देखिए लगातार आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल चुना गया है। अविनाश का मैं रुख करना चाहूंगी। अविनाश, अब चूंकि आप खुद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश आई? में जोश की कमी तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी असमंजस में पड़े हुए थे कि क्या कहें और क्या बोले। एक तरफ वो शरद पवार के बड़ाई करने से नहीं पीछे हट रहे थे, उनके मार्गदर्शन में कार्य करने की बात कर रहे थे, लेकिन आए थे अजीत पवार के शक्ति प्रदर्शन में तो अजीत पवार ही हमारे सब कुछ है, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, ये बात भी कह रहे थे। अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हुए थे तब जो माहौल बना था, अब धीरे धीरे
ये कहा जाना सही होगा कि पूर्ण रूप से अब वही माहौल अब यहाँ पे बन बिल्कुल गया है। वैसा ही माहौल यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। अविनाश, आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त किस तरह से भूचाल आया हुआ है।